हेलो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एकेडमी। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लाइब्रेरी साइंस का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट बेसिक टॉपिक है 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अगर हिंदी में कहा जाए तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। ये जो टॉपिक है आपके हर लाइब्रेरियन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे आपका वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, केवीएस का एग्ज़ाम हो, DSSS का एग्ज़ाम हो, RSSB का एग्ज़ाम हो, या फिर NVS की बात करें उसका एग्ज़ाम हो। और हर स्टेट लेवल की जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है तो उसमें ये टॉपिक एक मेन बेस टॉपिक होता है। तो आज ये वीडियो पूरा का पूरा कंप्लीट थ्योरी वीडियो होगा, जिसमें आप क्लियर हो जाएगा हर एक डाउट आपका। और एंड में इसके क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो कुछ करेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक एकदम ही नो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और कभी भी आपको शायद पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आज का ये जो टॉपिक होगा इसमें हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एक शॉर्ट हिस्ट्री देखेंगे कि रंगनाथन सर ने जब 1931 में ये 5 लॉस दिए तो उसके पीछे क्या इतिहास रहा, एक छोटा सा देखेंगे। देन उसके बाद 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो हैं वो कौन कौन से लॉस थे उनको देखेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे लॉ को डिटेल से स्टडी करेंगे। एंड देन इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो एंड में जब ये थ्योरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो एंड में हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। जब क्वेश्चन लगाने के बाद हमें क्या होगा, ये थ्योरी पार्ट जो है हमारा कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा और आई एम श्योर कि आप 100% इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसकी एक शॉर्ट हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री इसकी 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो शुरुआत हुई, मतलब 1920 के दशक से शुरुआत हुई है इसकी। अर्थात अगर रंगनाथन सर जब 1924 में मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन बनते हैं तो उनको लाइब्रेरियनशिप की ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन भेजा जाता है। वहाँ पे वो जब अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, देखते हैं तो वहाँ का जो लाइब्रेरी स्ट्रक्चर होता है, लाइब्रेरीज़ होती हैं वहाँ पे, वहाँ की सर्विसेज होती हैं, तो वहाँ को वो ऑब्ज़र्व करते हैं और वो ये पाते हैं कि वहाँ की लाइब्रेरी के फंक्शंस में कुछ ना कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, जिससे वो हताश या निराश हो जाता है। जब वो 1924 से 1925 में जब भारत वापस आते हैं तो इस पर एक गहन अध्ययन करते हैं और उसी गहन अध्ययन के कारण उनकी फ़िलासफ़ी जिसको हम 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से जानते हैं, उसका फर्स्ट अंश कब दिखता है 1928 में। ठीक है, 1928 में वो एक कॉन्फ्रेंस होता है मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में। उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या होता है, द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एट, कहाँ हुई थी, चिदम्बरम तमिलनाडु में। ठीक है, तो वहाँ पे इसका एक झलक दिखती है। ठीक है, अब ये प्रस्तावित हो जाता है ये उनका ये वर्क 1928 में, तो जाहिर सी बात है ये पब्लिश भी होगा और दुनिया के सामने आएगा। तो दुनिया के सामने ये कब आया, 1931 में। 1931 में जब ये अपनी बुक पब्लिश करते हैं 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तब बहुत ही पुरजोर तरीके से पूरे विश्व में इसको माना जाता है कि 5 मूलभूत सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं लाइब्रेरी के, जो कि हमारे प्रोफेशन या लाइब्रेरियंस के लिए को गति प्रदान करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है बुक का, जो कि किसने लिखी थी, रंगनाथन सर ने, 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस। फॉरवर्ड किसने लिखा था, फॉरवर्ड मतलब इसकी प्रस्तावना किसने लिखी, PS शिवास्वामी अय्यर ने। दैन उसके बाद इंट्रोडक्शन किसने लिखा था, WV शेयर्स जो उनके लंदन में गुरु रहे थे वो हैं, उन्होंने इसकी भूमिका इंट्रोडक्शन लिखा। दैन उसके बाद पब्लिश किसने की इसको, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था, 1931 में। दैन उसके बाद रीप्रिंट कब हुआ, 1957 में। और इसका ऑनलाइन वर्जन कब आया, 2006 में, जो कि पब्लिश करी गई थी SS पब्लिकेशन के द्वारा। ये तो हो गया बुक के बारे में। अब जो रंगनाथन सर के जो 5 पुस्तकालय विज्ञान के जो सूत्र थे उनको देख लेते हैं, क्या कौन कौन से सूत्र थे। पहला सूत्र क्या था, बुक आर फॉर यूज़, हिंदी में क्या बोलेंगे, पुस्तक उपयोग के लिए ही है। सेकेंड लॉ क्या है, एवरी रीडर ही इज़ हर बुक। थर्ड लॉ, एवरी बुक इट्स रीडर। फोर्थ लॉ, सेव द टाइम ऑफ रीडर। फिफ्थ लॉ, द लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ओके, हिंदी में अगर बात करें इसकी, सेकंड सूत्र क्या है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक उपलब्ध हो। थर्ड सूत्र क्या है उसका, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। फोर्थ सूत्र, पाठक का समय बचाएं। और 5वां सूत्र क्या है इसका, पुस्तकालय एक संवर्धनशील संस्था है। ओके, जब ये लॉज आए, ये जो प्रिंसिपल्स आए बेसिक, तो इसको पूरे विश्व में हर एक इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट और हर एक लाइब्रेरियन ने जो इस फील्ड से संबंधित थे इसको माना और कहीं ना कहीं इसको एक तरीके से लाइब्रेरी में जान डालने के सिद्धांत भी कहे गए।
ओके, ये 5 जो सूत्र थे आने के बाद ना जाहिर सी बात है इसका क्रिटिसिज्म होगा, और बहुत से लोग थे जिन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया और उसके बाद अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। इसके अलावा 5 लॉ के अलावा 6 लॉ, 7 लॉ, 8 लॉ भी से इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट ने दिए, उनको हम नहीं कवर करेंगे, सिर्फ अपने जो 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस है इन्हीं को देखेंगे। फर्स्ट लॉ क्या क्या है? बुक आर फॉर यूज़, अर्थात पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। जो फर्स्ट लॉ में रंगनाथन सर ने पूरा का पूरा जोर किस पे दिया था? किताबों पे। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह था कि जो किताबें हैं लाइब्रेरी में वो उपयोग के लिए ही हैं। अर्थात पुराने ज़माने में क्या होता था, जो किताबें होती थी उनको स्टोर करके रखा जाता था, प्रिजर्व करके रखा जाता था अर्थात, और सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही वो किताबें पढ़ने का अवसर दिया जाता था। ठीक है, लेकिन रंगनाथन का ये जो लॉ था, ये बेसिक लॉ था, ये इसका खंडन करता है और कहता है कि किताबें प्रिजर्व या स्टोर करने की चीज़ नहीं है, और ये सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों तक ही का अधिकार नहीं है किताबें पढ़ने, सबका अधिकार है और हर यूज़र को किताब मिल जाए। ओके, किताबों का मैक्सिमम यूज़ हो। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ फैक्टर्स थे जो रंगनाथन सर ने अपनी बुक में बताए 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए। तो उन्होंने बताया कि लोकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिल्डिंग, लाइब्रेरी आवर्स, बुक सिलेक्शन, लाइब्रेरी स्टाफ, ये जो फैक्टर्स हैं ये इम्पैक्ट करते हैं फर्स्ट लॉ को। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है? पुस्तकें उपयोग के लिए ही हैं। वो कैसे उपयोग की जा सकती हैं? लाइब्रेरी लोकेशन से। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर पुस्तकालय जो है उसकी लोकेशन प्रॉपर होगी, सही तरीके से होगी, तो उस पुस्तकें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो पाएगी। अगर बात करें यहाँ पब्लिक लाइब्रेरीज़ की, अगर कोई सिटी है, मान लो ये सिटी है और लाइब्रेरी इसके सेंटर में होगी, तो क्या होगा कि हर एक यूज़र क्या होगा? एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि सिटी सेंटर में है तो हर किसी के लिए ये यहाँ लाइब्रेरी तक पहुँचना बराबर होगा, तो हर कोई जाके वहाँ पे ईजिली बुक्स को एक्सेस कर पाएगा और सभी के लिए बुक अवेलेबल हो पाएगी। दैन उसी तरीके से एकेडमिक लाइब्रेरी की बात करें तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उस लाइब्रेरी उसकी सेंटर में होगी तो हर कोई यूज़र जाके वहाँ पे बुक पढ़ सकता है और सभी के लिए किताबें उपलब्ध होगी। तो इससे लोकेशन की बात होगी। जो दूसरा फैक्टर था वो था लाइब्रेरी आवर्स। मतलब इस वाले फैक्टर में क्या बोला था रंगनाथन सर ने कि जो टाइमिंग हो लाइब्रेरीज़ की वो अप्रोप्रिएट हो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। इसमें रंगनाथन सर ने कहा कि लाइब्रेरी जो है मैक्सिमम एक लंबे समय तक खुली रहे, ताकि जो लोगों के पास समय हो तो अपने खाली समय में जाके वो किताबों को पढ़ सकें और किताबों का अधिक से अधिक प्रयोग हो सके। तीसरा फैक्टर जो था लाइब्रेरी फर्नीचर के ऊपर रंगनाथन सर ने कहा था कि लाइब्रेरी फर्नीचर जो है वो भी अट्रैक्टिव हो, कंफर्टेबल हो, फंक्शनल हो और इजी टू यूज़ हो, जिसकी वजह से क्या हो, किताबें मैक्सिमम यूज़ हो पाएँ। ठीक है, जो पहला लॉ है उसकी ये रिक्वायरमेंट जो है फुलफ़िल हो जाएंगे, किताबें मैक्सिमम यूज़ हो और लाइब्रेरी में क्या हो, सफिशेंट लाइट हो, फैंस हो, साउंड प्रूफ हो, ताकि एक प्रॉपर इन्वायरमेंट यूज़र को मिल पाए। ओके, तो फोर्थ फैक्टर क्या था? बुक सिलेक्शन। बुक सिलेक्शन बुक के मैक्सिमम यूज़ को कैसे रिप्रेजेंट करता है? उसमें कहा था रंगनाथन सर ने कि जो बुक्स का सिलेक्शन हो यूज़र के नीड के अकॉर्डिंग हो, जो यूज़र चाहता है उसी के अकॉर्डिंग बुक का सिलेक्शन और बुक का कलेक्शन होना चाहिए, ताकि तभी तो वो बुक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ हो पाएगी। अगर लाइब्रेरी में ऐसी बुक होंगी जो यूज़र को नहीं चाहिए तो वो बुक किसी काम की नहीं है, उसका यूज़ ही नहीं करेगा, तो कोई यूज़ ही नहीं करेगा, तो फर्स्ट लॉ यहाँ पर फेल हो जाएगा। ओके, देन फिफ्थ लॉ क्या था? लाइब्रेरी स्टाफ। लाइब्रेरी स्टाफ जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए बुक्स के मैक्सिमम यूज़ के लिए। कैसे? ये यूज़र है और ये है लाइब्रेरी के रिसोर्सेज, इन दोनों के बीच में जो लिंक बनाएगा वो कौन होगा? स्टाफ। अगर यूज़र आएगा वो स्टाफ डायरेक्ट स्टाफ से कांटेक्ट करेगा और स्टाफ उस यूज़र को उसके रिसोर्सेज तक पहुंचा देगा। तो रंगनाथन सर ने कहा था कि जो स्टाफ हो वो हाईली क्वालिफाइड हो, उसके साथ वेल ट्रेंड हो, ताकि वो यूज़र को प्रॉपर गाइड दे पाए, और ये अगर ये चीज़ फुलफ़िल हो जाती है तो जो फर्स्ट लॉ है लाइब्रेरी साइंस का, बुक आर फॉर यूज़, वो सेटिस्फाई होता है। ये था हमारा फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ लिया, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो फॉर्मुलेट द 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देन बात करते हैं यहाँ पे सेकंड लॉ, एवरी रीडर हीज हर बुक। ओके, अर्थात हिंदी में बात करें इसकी तो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक उपलब्ध हो। इस वाले लॉ में पूरा का पूरा फोकस किस पे दिया गया है? रीडर पे, अर्थात पाठक पे। जो पाठक है वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका है इस वाले लॉ में या इस वाले सूत्र में। कैसे कि प्रत्येक जो पाठक है कम्युनिटी में, जो यूज़र है,
उसको उसकी किताब मिल जाए। और ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है, उसके कई सारे फैक्टर्स बताए थे रंगनाथन सर ने, वो देखते हैं। तो पहला फैक्टर क्या बताया था, ये स्टेट की ऑब्लिगेशन है, मतलब स्टेट का दायित्व है। स्टेट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट को, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक यूज़र को जो वो चाहता है वो बुक उपलब्ध हो। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, एक प्रॉपर लाइब्रेरी सिस्टम मेंटेन करके रखे। ठीक है, लाइब्रेरी में प्रॉपर कलेक्शन हो, किसी यूज़र को उसकी प्रॉपर बुक मिल पाएगी। और ये कैसे कर सकता है, उसमें प्रॉपर फंडिंग करके, फाइनेंस प्रोवाइड करके, वो चाहे उसके लिए स्टेट कुछ भी करे, चाहे यूनियन लाइब्रेरी एक्ट लाए, नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी लॉ लाए, या फाइनेंस के थ्रू उसकी हेल्प करे, कैसे भी, तो उसको मेंटेन करना है अपना लाइब्रेरी सिस्टम, ताकि रीडर को जो वो चाहता है, रीडिंग मटेरियल जो स्टडी चाहता है वो को मिल जाए। ओके, देन सेकंड यहाँ पे जो फैक्टर था वो था लाइब्रेरी अथॉरिटी। लाइब्रेरी अथॉरिटी कैसे रोल प्ले करती है, यहाँ पे फर्स्ट क्या था, स्टेट ने उसको सर्विस प्रोवाइड कर दिया और फाइनेंस प्रोवाइड कर दिया। अब उसके बाद जो यूज़र को, हर एक यूज़र को उसकी किताब मिल जाए, ऐसा ना हो कि यूज़र लाइब्रेरी में जाए और जो वो चाहता है बुक वो ना मिल पाए। तो यहाँ पे बात आती है अथॉरिटी की। अथॉरिटी यहाँ पे किसको सिंबल करता है, ये है मैनेजमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट की। ठीक है, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई भी यूज़र हो तो जो बुक चाहता है पढ़ने के लिए उसको मिल जाए आराम से। ठीक है, तो बुक का कलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, और स्टाफ के बीच में जो कॉम्बिनेशन बैठाने की बात हो रही है वो लाइब्रेरी अथॉरिटी करता है यहाँ पे, कि लाइब्रेरी स्टाफ के थ्रू ही यूज़र कांटेक्ट करेगा और जो बुक चाहता है उसको हासिल करेगा। देन थर्ड ऑब्लिगेशन जो थी वो किसकी थी, लाइब्रेरी स्टाफ की। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी हो गया, देन उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर लाइब्रेरी स्टाफ। स्टाफ जैसे कि मैंने बताया था कि एक ये यूज़र है, देन ये अपने लाइब्रेरी है। इन दोनों के बीच में जो चैनल क्रिएट होगा वो कौन करेगा, स्टाफ। क्योंकि जब यूज़र लाइब्रेरी में आएगा तो सबसे पहले कांटेक्ट वो स्टाफ को करेगा, देन स्टाफ उसको गाइड करेगा कि आप इस कलेक्शन, इस यूज़र को ये बुक चाहिए, यहाँ पे मिलेगी। तो जो स्टाफ है वो हाईली एफिशिएंट हो, उसका क्वालिफिकेशन, क्वालिटी और का जो सर्विस का मोटो हो वो एकदम एफिशिएंट और प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, ताकि जो रीडर है यहाँ पे, जो सेकंड लॉ कहता है कि एवरी रीडर ही इज़ हर बुक, वो उसको मिल जाए। ओके, तो थर्ड फैक्टर जो इम्पैक्ट करता है वो कौन सा है, द रीडर। यहाँ पे इन सब की ऑब्लिगेशंस के अलावा, चाहे स्टेट हो, लाइब्रेरी अथॉरिटी हो या स्टाफ हो, इन तीनों के अलावा यूज़र की भी और रीडर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लाइब्रेरी के रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करें। क्योंकि ऐसा नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं ये सेकंड लॉ का खंडन होगा। क्योंकि अगर वो कोई यूज़र किताब इशू करवा के ले जाता है, उसको टाइम पे नहीं रिटर्न करता, तो कहीं ना कहीं दूसरा यूज़र जो है उसको उसकी जो बुक पढ़ना चाहता है उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। तो रीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रूल्स और रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। ओके, यहाँ पे ये सेकंड लॉ हमारा कंप्लीट हो जाता है। देन इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मुझे आप ही बताइएगा कमेंट सेक्शन में। द सेकंड लॉ एम्फेसिस ऑन डैश ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज एवरी काइंड ऑफ रीडर। इसका आंसर क्या होगा, ABCD, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड लॉ की। अगर हिंदी में कहें इसको, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, और इंग्लिश में होगा एवरी बुक इट्स रीडर। अर्थात इस जो सेकंड लॉ था उसमें फोकस किया गया था रीडर पे, लेकिन इस थर्ड लॉ में सारा का सारा फोकस किस पे है, बुक्स पे। ठीक है, जो बुक है लाइब्रेरी में, कलेक्शन है लाइब्रेरी में, वो कलेक्शन बेकार है विदाउट उसका रीडर। अगर कोई बुक लाइब्रेरी में रखी हुई है तभी बेनिफिट है, तभी यूजेबल है जब तक उसका रीडर है। ठीक है, अगर उसका रीडर ही नहीं रहेगा तो उस बुक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। ठीक है, ये उसी प्रकार है, अगर सपोज़ कोई ऑथर है, वो बुक लिखता है, लिखने को तो लिख देगा, लेकिन अगर कोई उसका रीडर ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उसका बुक लिखने का। थर्ड लॉ इसी पे बेस्ड है कि जो बुक्स हैं लाइब्रेरी में वो हर एक रीडर को मिल जाए। ठीक है, तो कैसे होगा, ये ओपन एक्सेस के थ्रू हो सकता है, उसका सेल्फ अरेंजमेंट कैसा है लाइब्रेरी का उस पर डिपेंड करता है, और उसके अलावा रेफरेंस सर्विसेज होती हैं वो डिपेंड करती हैं, पब्लिसिटी लाइब्रेरी की, और एक्सटेंशन सर्विसेज, बुक सिलेक्शन पॉलिसी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इस लॉ को, थर्ड लॉ को इम्पैक्ट करती हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट फैक्टर क्या था, ओपन एक्सेस होना चाहिए। जो लाइब्रेरी में किताब रखी हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और रीडर तक वो कैसे पहुंचेगी, वो कैसे डिपेंड होगा, ओपन एक्सेस के थ्रू। क्लोज एक्सेस में बहुत सारी बाधाएं आती हैं जिससे कि रीडर या यूज़र को अपने बुक तक पहुंचने में
और बुक को रीडर तक पहुंचने में दिक्कतें आती हैं। तो ओपन एक्सेस में सीधा का सीधा मतलब यही है कि रीडर फ्री है जाके किताब ढूंढने में और बुक्स का यूज़ करने में, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होगा, जो सेल्फ में जो आलमीरा में जो किताब है उसका प्रॉपर रीडर उसको मिलेगा। फैक्टर क्या है उसका, सेल्फ अरेंजमेंट। सेल्फ अरेंजमेंट यहाँ पे कैसे है कि अगर बुक्स का प्रॉपर तरीके से सेल्फ अरेंजमेंट होगा तो जो बुक्स है लाइब्रेरी में उसका मैक्सिमम यूज़ हो पाएगा। सपोज अगर कॉमन सब्जेक्ट की बुक, ट्री की बुक एक किसी से एक पर्टिकुलर एरिया में रखी हुई हैं, पर्टिकुलर अलमारी में रखी हुई हैं, तो यूज़र को आसानी होगी कि वो हिस्ट्री की बुक एक जगह पे उसको सारा कलेक्शन मिल जाएगा और जो बुक चाहता है एक्सेस कर लेगा। लेकिन अगर स्कैटर्ड वे में बुक्स रखी जाएंगी एक इधर एक उधर एक इधर, तो वो कभी उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये थर्ड लॉ यहाँ पे कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। देन उसका अनदर फैक्टर क्या है, इजी एक्सेस। मतलब यहाँ पे जो एक्सेस प्रोवाइड किया जाए यूज़र को वो इजी हो, ठीक है, वो तभी वो बुक जो लाइब्रेरी में रखी है उसका मैक्सिमम यूज़ हो पाएगा। मतलब कोई भी हिंड्रेंस ना हो बुक को यूज़ करने में, जो अलमारी है वो प्रॉपर हो और लाइब्रेरी जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर हो, तो इजी एक्सेस यही है। चौथा फैक्टर क्या है, कैटलॉग। प्रॉपर कैटलॉगिंग होगी अगर लाइब्रेरी में, तो ये चीज़ भी इसको इम्पैक्ट करती है। वो कैसे, अगर लाइब्रेरी में जो कलेक्शन है उसका कैटलॉगिंग हो रखी होगी तो उसके थ्रू इजी होगी उसको बुक ढूंढने में। वो कैसे, क्योंकि रीडर जब जाएगा लाइब्रेरी में तो उसको कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए होगी तो सबसे पहले वो अप्रोच करेगा कैटलॉग कार्ड में। अगर प्रॉपर कैटलॉगिंग हो रखी होगी तो ईज़िली वो रीडर उस बुक तक पहुंच जाएगा। ओके, देन उसके बाद एक और फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है थर्ड लॉ को, वो है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी जाहिर सी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लाइब्रेरी कलेक्शन को मोर यूजेबल बनाने के लिए। क्योंकि लाइब्रेरी में जो कलेक्शन, जो न्यू लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, ये फिफ्थ लॉ है वैसे, लेकिन ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है तो टाइम टू टाइम क्या होता है इसमें इंक्रीमेंट होता रहता है इसमें कि इसके कलेक्शन में, ठीक है। तो इस कलेक्शन के बारे में इंक्रीमेंट या फिर जो अपडेशन होती रहती है वो यूज़र को कैसे पता चलेगा, वो लाइब्रेरी की पब्लिसिटी के ही थ्रू पता चलेगा। वो पब्लिसिटी कैसे भी कर सकता है, चाहे एनुअल रिपोर्ट के थ्रू, लाइब्रेरी बुलेटिन के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, प्रिंटेड कैटलॉग्स के थ्रू, सब्जेक्ट बुक लिस्ट के थ्रू, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। वैसे इनको एक्सटेंशन सर्विसेज कहा जाता है, जिसके थ्रू यूज़र्स को अवेयर कराया जाता है कि कलेक्शन लाइब्रेरी में ये कलेक्शन न्यू अपडेट हुआ है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, डिस्प्ले बुक। डिस्प्ले एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो लाइब्रेरी में न्यू अराइवल्स होते हैं उनके एक्सेस के लिए। वो कैसे, आपने कभी जब लाइब्रेरी में एंटर करोगे तो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि सामने ही आपके एक इंक्लाइंड सेल्फ रखी होती है। इंक्लाइंड सेल्फ मतलब एक ऐसी अलमारी रखी होती है जहाँ पे आपको जो आने वाले न्यू कलेक्शन होती है उसका वो बुक्स आपको शोकेस की जाती हैं। तो यूज़र को, कोई भी नया यूज़र आता है तो उसको पता चल जाता है कि लाइब्रेरी में ये कलेक्शन नया है, तो जो भी नई बुक्स आएंगी तो उसका एक्सेस यूज़र को मिल पाए और मैक्सिमम यूज़ हो पाए, उसके लिए ये डिस्प्ले किया जाता है। ये फैक्टर जो है थर्ड लॉ को फुलफिल करते। तो नेक्स्ट लॉ है अपना, सेव द टाइम ऑफ रीडर, और पाठक का समय बचाइए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंस्टीट्यूशन का। और कहीं ना कहीं हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंस्टीट्यूशन में किसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्लाइंट की। क्लाइंट यहाँ पे कौन है लाइब्रेरी में, उसका रीडर। जो रीडर है, रीडर का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रंगानाथन सर अपनी बुक में बोलते हैं कि जो फोर्थ लॉ है उसमें रीडर का कम से कम समय में उसको मैक्सिमम आउटपुट दे। ऐसे ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फोर्थ लॉ को फुलफिल करते हैं, ये देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है, क्लासिफाइड अरेंजमेंट। अगर जो लाइब्रेरी में कलेक्शन है उसका क्लासिफाइड अरेंजमेंट सही तरीके से हो रखा होगा तो जाहिर सी बात है इससे क्या होगा, ना सिर्फ स्टाफ का बल्कि यूज़र का भी टाइम बचेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कोई डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए, कोई उसको क्वेरी है उसको सॉल्व करने के लिए। देन उसके बाद दूसरा फैक्टर वो है उसकी कैटलॉगिंग। अगर प्रॉपर कैटलॉगिंग होती है तो उसके थ्रू भी उसका टाइम बचता है। अगर इन प्रॉपर तरीके से अगर सपोज कैटलॉग ही नहीं है, ठीक है, कैटलॉग ही नहीं है तो जाहिर सी बात है बुक ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको टाइम लगेगा और यहीं पे ये लॉ फेल हो जाएगा। तो इसलिए एक प्रॉपर कैटलॉग हो तो उसके क्या होता है कि यूज़र जाता है लाइब्रेरी में, दैन वो सीधा कैटलॉग कार्ड्स में देखता है उसका कॉल नंबर एंड वो अपनी डॉक्यूमेंट तक पहुंच जाता है। इससे क्या हुआ कि यूज़र का बहुत सारा टाइम यहाँ पे सेव हो गया। तो फोर्थ लॉ में यही बात कही है कि यूज़र का टाइम बचाना है। आज तो प्रिंटेड ट्रेडिशनल कैटलॉग की जगह आ गए हैं ओपैक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जिसमें एक क्लिक के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ पर है। देन
ये वाला जो पॉइंट है हमने देख रखा है। ओपन एक्सेस से भी यूज़र का बहुत सारा टाइम सेव होता है। वो कैसे? क्लोज एक्सेस में क्या होता है कि आप जाते हैं लाइब्रेरी में, देन आप वहाँ पे कोई स्टाफ होता है, कोई लाइब्रेरियन होता है, आप उससे क्वेरी पुट करते हैं, देन वो लाइब्रेरियन स्टाफ अंदर जाता है, वो बुक ढूंढ के आपको लाता है। इसमें यूज़र का बहुत सारा टाइम ख़राब होता है। लेकिन ओपन एक्सेस में क्या होगा, यूज़र जाएगा खुद वहाँ पे, जो उसको बुक चाहिए डायरेक्टली वहाँ पे वो कैटलॉग के थ्रू पहुँच जाएगा। एंड उस क्या होगा कि यूज़र का बहुत सारा टाइम क्या होगा, सेव हो गया। अब उसको वेट नहीं करना पड़ा और डायरेक्टली जाके वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट ढूंढ लेगा। दैन उसके बाद अनदर फैक्टर क्या है, रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टाइम को सेव करने में, ठीक है। रेफरेंस सर्विस का कॉन्सेप्ट जैसे कि रंगानाथन सर का ये सबको पता है। तो इसके थ्रू रंगानाथन सर एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि कोई भी लाइब्रेरियन नहीं है जब तक वो कोई रेफरेंस का काम नहीं करता। तो बहुत ज़रूरी है कि जो रेफरेंस है वो प्रॉपर तरीके से हो लाइब्रेरी में, क्योंकि बहुत से ऐसे यूज़र्स होते हैं जिनको लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनको शॉर्ट क्वेरीज होती हैं, उनको सॉल्व करना। तो वो कैसे होता है कि कम समय में रेफरेंस लाइब्रेरियन उनकी हेल्प कर देते हैं। और रेफरेंस सर्विसेज क्या करती हैं, बहुत सारा टाइम यूज़र्स का बचाती हैं, उनको गाइड करती हैं प्रॉपर तरीके से। तो उससे क्या होता है, यूज़र का टाइम बचता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इशू मेथड। इशू मेथड में क्या होता है कि अगर प्रॉपर तरीके से उसका इशू मेथड लाइब्रेरी का सही होगा तो कम से कम समय में बुक इशू हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है। आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो लाइब्रेरी में, तो सिर्फ एक स्कैन के थ्रू ही आप बुक इशू करवा सकते। प्रॉपर इशू मेथड होगा तो जाहिर सी बात है यूज़र का टाइम बचेगा। ओके, देन उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग, जिसका प्रीनेटाल कैटलॉगिंग ये रंगानाथन सर का टर्म है, क्वेश्चन भी आता है बार बार। प्रॉपर सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग होगी तो क्या होगा, ना सिर्फ रीडर का बल्कि स्टाफ का, मैन पावर का, मनी का सेविंग होगी। इन सब की क्या होगी, सेविंग। सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग के थ्रू टाइम उन्होंने बचा लिया कि बार बार कैटलॉगिंग नहीं करनी पड़ी, उनका पैसा बचा, मैन पावर भी बचा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बहुत सारा टाइम जो लगता था हर एक लाइब्रेरी को कैटलॉग करने, यूज़र को के तक वो सर्विस पहुँचाने में, अब क्या हो गया सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग के थ्रू सब ये चीज़ इजी हो गई, बहुत सारा टाइम सेव हो गया। दैन उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टैक रूम गाइड्स। गाइड्स क्या होती हैं, बे गाइड्स आपने सुना होगा या देखा होगा। आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो बहुत जगह आपको इंस्ट्रक्शन दिखती होती है कि हिस्ट्री बुक्स इधर हैं, इंग्लिश बुक्स इधर हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि आपको गाइड करते हैं कि इस स्टैक में, इस अलमीरा में कौन सी बुक हैं। इनके थ्रू क्या होता है, आपका टाइम बचता है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं बे गाइड्स में कि इसमें कौन सा कलेक्शन है। तो ये आपका क्या करती हैं, टाइम सेव करती हैं। देन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टाइम को सेव करने के लिए, लाइब्रेरी लोकेशंस। ये हमारे जैसे कि हम फर्स्ट लॉ में हमने देखा था, अगर लोकेशन प्रॉपर होगी तो जाहिर सी बात है जो यूज़र होगा उसका बहुत सारा टाइम सेव होगा। सपोज़ कोई यूज़र है, उसका घर के पास में ही लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर सपोज़ लाइब्रेरी बहुत दूर है तो यूज़र को लाइब्रेरी तक जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वहाँ शायद, तो ये ज़रूरी है कि उसका प्रॉपर लाइब्रेरी का लोकेशन हो ताकि इस यूज़र का टाइम सेव हो। ओके, देन लास्ट एंड फिफ्थ लॉ कौन सा है हमारा, पुस्तक एक संवर्धनशील संस्था है। इंग्लिश में बात करें तो लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। रंगानाथन सर ने जो ये फिफ्थ लॉ में बात करी है, लाइब्रेरी को एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया है, ठीक है। तो कहते इस लॉ में रंगानाथन सर कहते हैं कि लाइब्रेरी क्या है, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म कैसे ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसमें भी जान है, ठीक है। लाइब्रेरी भी वैसी संस्था है जिसमें चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। इसमें दो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं रंगानाथन सर, एक चाइल्ड ग्रोथ की बात करते हैं और एक अडल्ट ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है। रंगानाथन सर कहते हैं कि लाइब्रेरी का भी विकास उसी प्रकार होता है जैसे किसी चाइल्ड का होता है या फिर किसी वयस्क का होता है। चाइल्ड ग्रोथ को उन्होंने कंपेयर किया है उसके इंटरनल ग्रोथ से, मतलब उसका कलेक्शन, स्टाफ, सर्विसेज, इन सब के लिए। अडल्ट ग्रोथ में क्या होता है कि पर्टिकुलर स्टेज टाइम के बाद क्या होता है कि ग्रोथ रुक जाती है। उसी प्रकार लाइब्रेरी में क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम, स्टेज और साइज़ के बाद क्या होता है कि उसकी लाइब्रेरीज की भी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो इसी में वही कहते हैं कि लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वो कैसे हैं, कौन कौन से फैक्टर के थ्रू कहते हैं वो, कि एक लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। लाइब्रेरी बिल्डिंग, जो लाइब्रेरी बिल्डिंग होती है वो जाहिर सी बात है उसमें टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है। उसमें स्टैक एरिया, सर्कुलेशन एरिया, रीडिंग रूम, उसमें क्या होते हैं, इंक्रीमेंट होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। तो ये क्या है, वो क्या है, एक ग्रोइंग फैक्टर है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, रीडर्स की ग्रोथ होती रहती है टाइम टू टाइम, यूज़र की संख्या में वृद्धि होती रहती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी, लेकिन क्या मैक्सिमम तो टाइम क्या होता है कि रीडर्स की जो संख्या है वो बढ़ती रहती है। देन उसके बाद रीडर की संख्या जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो इम्पैक्ट करेगी कई सारी चीज़ों को।
तो उसके लिए इनको रीडिंग रूम की बढ़ाना पड़ेगा, इशू मेथड इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और सेफ गाइड्स जैसे कि ओपन एक्सेस सिस्टम, इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। फैक्टर क्या है, फिफ्थ लॉ को फुलफ़िल करती हैं। उसके बाद जो है रीडर के अलावा स्टाफ का भी ग्रोथ होता है, ठीक है। रीडर का साइज़ बढ़ेगा तो कलेक्शन का साइज़ बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, स्टाफ का भी हमें ज़्यादा रिक्रूट करने पड़ेंगे, तो स्टाफ की भी इंक्रीमेंट होगी। तो इससे क्या होगा कि फिफ्थ लॉ क्या है यहाँ पे फुलफिल होगा। डेवलपमेंट इंक्रीज़ होगा, रीडर इंक्रीज़ होगा, तो उससे क्या करना पड़ेगा, स्टाफ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा कैटलॉगिंग के लिए, बाइंडिंग के लिए, पीरियोडिकल सेक्शन के लिए, एक्सेट्रा। तो इन्हीं बेसिस पे रंगासा सर ने कहा है कि लाइब्रेरी एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आप कंप्लीट थ्योरी वीडियो। दैन उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके पास जस्ट सिंपली क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लीजिए, इनके आंसर आप करके बताइएगा मुझे। ओके, ये हमारा थ्योरी सेशन था। थ्योरी हमने इसमें पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करिएगा, ये आपके लिए ही हैं। इनका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इसके अगर आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। इसके अलावा ये सिर्फ सैम्पल है, और इसका कंप्लीट सेट है इस टॉपिक से क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चंस का पूरा सेट चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो धन्यवाद अभी के लिए।